संबंध में जारी गाइडलाइंस के बाद अब सिर्फ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के दायरे में आने वाली कंपनियां या संस्थाएं ही ऑनलाइन कर्ज दे सकेंगी। इस दौरान कंपनियों को कई तरह के जरूरी मानक भी पूरे करने होंगे। मसलन कर्ज देते समय ग्राहकों को सभी तरह के शुल्कों की जानकारी सही से देनी होगी। साथ ही कर्ज का पूरा ब्यौरा क्रेडिट रेटिंग कंपनियों को भी देना होगा। डिजिटल लेंडिंग में आरबीआई के ये नियम कितने कारगर साबित होंगे अभी, और क्या उपाय करने की जरूरत है, कंज्यूमर इन सब में कितना सुरक्षित रहने वाला है, इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं loanformsme.com के फाउंडर अमित कुमार तनवर। अमित, थैंक यू सो मच, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। सबसे पहले तो इन गाइडलाइंस की मैं बात करूं उससे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जितने भी एंटिटीज अभी लेंडिंग के कारोबार में हैं, एक हम जानते हैं बैंक और एक हम जानते हैं एनबीएफसी जो कि आरबीआई के अंडर आते हैं और लोन्स देते हैं, इनके अलावा और कौन कौन से बॉडीज हैं या प्लेटफॉर्म हैं जिनसे लोन लिया जा सकता है और जो आरबीआई के अंतर्गत आते हैं? प्रियंका जी, होम लोन की जो एनबीएफसीज हैं जनरली वो नेशनल हाउसिंग फाइनेंस जो बोर्ड है, बैंक है, उसके अंदर में आती हैं। अगर मैं जो है इसी तरीके से बहुत सारी चिट फंड कंपनीज हैं, मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज हैं, आपकी फिनटेक की जो है, अगर मैं डिजिटल लेंडिंग की बात करता हूं तो फिनटेक मोस्टली जो है अनरेगुलेटेड दायरे में काम कर रही हैं और ये आरबीआई से भी रिपोर्ट नहीं करती। इनके कोई ना कोई टाइप्स होते हैं किसी न किसी एनबीएफसी वगैरह के साथ, उसके थ्रू जो है काम करती है। तो यही प्राइमरीली हमारा डिजिटल लेंडिंग से रिलेटेड फिनटेक्स जो है प्राइमरीली दायरे में नहीं है। तो ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है जो इंडिपेंडेंटली अभी लोन दे रही थी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करवा रही और वेब बेस्ड भी। ओके, तो ऐप और वेब बेस्ड दोनों ये जो बॉडीज हैं जो देती हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए भी देती हैं, किसी रेगुलेटर के अंतर्गत नहीं आती हैं, उनको क्या अब इस गाइडलाइन के आने के बाद नए सिरे से काम करना होगा और अभी इनकी तादाद कितनी होगी? एक अनुमान के हिसाब से आज की तारीख में लगभग 4000 से 5000 मोबाइल बैंकिंग बेस्ड एप्स या वेब बेस्ड एप्स जो हैं लोन देने का काम कर रही थी। हो सकता है इनकी संख्या ज्यादा भी हो। रीजन बीइंग के जो है प्रतिदिन कोई ना कोई एक नई कंपनी एक कुछ ना कुछ किसी ना किसी टाइप में और कुछ ना कुछ, चाहे वो माइक्रो फाइनेंस का लोन का प्रोडक्ट हो या कोई और दूसरा प्रोडक्ट हो, वो लेकर के आ जाते हैं और उसको इनोवेशन कहते हैं कि भाई हमने जो है डाटा और जो है टेक्नोलॉजी का जो है मिश्रण करके ये एक नया प्रोडक्ट निकाला है, नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। बट अल्टीमेटली यूनिवर्स सिंपल सही है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि अगर मैं ये जो आउटसाइड परव्यू हैं अभी जितनी भी कंपनीज हैं, इनमें आरबीआई ने बड़े सख्त नियम जो है गाइडलाइंस दी और आरबीआई जो है चाहे लॉ बनाने की बात करता हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कि भाई आप लॉ बनाइए इनको रेगुलेट करने के लिए जितनी भी अनरेगुलेटेड एंटिटीज हैं, या फिर वो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनाने की बात करता हो कि एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनाइए जो इनको रेगुलेट भी करे, इनको सुपरवाइज भी करे, इनका सर्विलेंस भी करे। ये तीनों काम जो है प्राइमरी काम में इनको तीनों कामों को करे। इसके अलावा जो है आरबीआई ये कहता है कि आप नेशनल फाइनेंशियल क्राइम का जो एक ब्यूरो है रिकॉर्ड करने के लिए, वो भी बनाइए आप, नेशनल फाइनेंशियल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। अब ये अगर आप जो है इसकी भी स्थापना हो जाएगी तो ये जितना भी अनरेगुलेटेड यूनिवर्स है ये पूरा का पूरा जो है एक रेगुलेटेड फॉर्मल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में काम करेगा। इस आरबीआई की जो गाइडलाइन आई है डिजिटल पेमेंट्स को लेकर, इस गाइडलाइन में कुछ शब्द हैं जिनको मैं आपके सामने रख के समझना चाहती हूँ। कहते हैं की स्टेटमेंट इसमें कहा गया है, एक कहा गया है लुकअप पीरियड। ये जो नियम है इनका थोड़ा सा समझाइए, ये कैसे काम करेंगे और ये किस तरह से इस पूरे सेगमेंट में ट्रांसपेरेंसी लेकर आएंगे? की फैक्ट स्टेटमेंट यानी कि केएफएस, ये एक बेसिकली एक सैंक्शन लेटर है। किसी भी लोन का जो है, अगर आप होम लोन लेते हैं या कोई एक वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी लेते हैं तो लेंडर आपको जो है एक फॉर्मल सैंक्शन लेटर देता है जिसके अंदर सभी टर्म्स एंड कंडीशंस, आपका इंटरेस्ट रेट, आपकी जो है सारी जो है प्रोसेसिंग फी, सभी डिटेल लिखी होती है। क्या कोलेट्रल आप दे रहे हो, अगर कोलेट्रल बैक लोन है तो सब कुछ उसके अंदर लिखा होता है। लेकिन मोबाइल ऐप जो कंपनी होती थी वो लोग इस टाइप की चीजों का कुछ करते ही नहीं थे।
वो जो है अपना एक एसएमएस बेस्ड जो है उन्होंने कुछ बना रखा था, आपके अकाउंट में इतना पैसा भेज दिया है, आपसे इतना पैसा हमें लेना है, इस तरीके का एक मतलब उन्होंने पूरा अनफॉर्मल तरीके से सारा लैंडिंग कर रहे थे और उसका जो है कोई एक फॉर्मलाइजेशन नहीं था और उसकी वजह से बहुत सारे डिस्प्यूट्स हो रहे थे, बहुत सारी कंप्लेंट्स आरबीआई के पास जा रही थी। तो आरबीआई ने कहा कि आप जो है कुछ प्राइमा फेसी चीजें जो है 100% आपको देनी ही पड़ेंगी, आपको इंटरेस्ट रेट बताना पड़ेगा और ये फाइनल इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, उसमें कोई उसके बाद में जो है उस इंटरेस्ट रेट के ऊपर कोई और जो है हिडन चार्जेस वगैरह, हिडन इंटरेस्ट रेट वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए, जो फाइनल है वो बताइए आप। उसके बाद में आपको प्रोसेसिंग फी बतानी पड़ेगी, आपको जो भी आप अगर कोई कंप्लेंट होती है कुछ होता है उस केस में आप एक नोडल ऑफिसर का नाम भी बताएंगे, इसके अंदर आप जो है एपीआर भी बताएंगे, आपका एनुअलाइज्ड परसेंटेज जो रेट है जिसके अंदर सारी आपकी क्रेडिट कॉस्ट वगैरह होती है वो भी आप शेयर करेंगे। तो ये इन्होंने जो है कई सारी फैक्ट बेस्ड चीजें जो है बताई और इससे 100% कस्टमर का फायदा होगा। अब आया लुकअप पीरियड की बात। लुकअप पीरियड जैसे अगर आप इंश्योरेंस की हम बात करते हैं, आपने एक पॉलिसी खरीदी, आप एक फ्री लुकअप पीरियड होता है 15 डेज का जिसके अंदर आप जो है पॉलिसी को वापस कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर जो है आरबीआई ने डायरेक्ट किया है इन फिनटेक कंपनीज को कि अगर कोई भी ग्राहक जो है आपसे लोन लेता है आपको एक फ्री लुकअप पीरियड देना पड़ेगा और ये जो फ्री लुकअप पीरियड है इसके अंदर आपका लोन वापस किया जा सकता है। तो ग्राहक को एक तरीके से एम्पावर कर दिया गया है, ग्राहक को जो है ये छूट दी गई है कि जो भी उसका नॉमिनल ब्याज वगैरह है वो दे दे और वापस कर दे। और चूंकि अब आपको इंटरेस्ट रेट फाइनली बताना है तो ग्राहक जो है कंपैरिजन करके, जो जितनी भी ये फिनटेक कंपनीज है अगर उसको फिनटेक से ही लोन लेना है तो वो कंपैरिजन करके डिसाइड करके अपना जो है एक अच्छा जो है लोन का विकल्प ले सकता है। तो हमें जी साफ दिख रहा है कि ये जो डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स थे जो इसलिए बड़े पॉपुलर हो गए थे, इजी लोन दे रहे हैं, आपको बहुत कम पेपर वर्क में लोन दे देते थे, आपका क्रेडिट स्कोर खराब है तब भी आपको लोन मिल जाता था, उन पर कहीं ना कहीं एक तरह से अब आरबीआई कह रहा है कि मैं आपको देख रहा हूं और ये जो एक गैप था अब इस गैप को गैप नहीं रहने दिया जाएगा और रेगुलेटर वहां पर अब आके खड़ा हो गया है। प्रियंका जी, ग्रे एरिया था और उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था ये जितना भी अनरेगुलेटेड एंटिटीज हैं इनके द्वारा। अब और ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के नाम पे, माइक्रो फाइनेंस के नाम पे, मार्जिनलाइज्ड सेक्टर को जो है फंडिंग देने के नाम पे सारा काम हो रहा था फाइनली। और इसमें जो है रूल भी सारे ताक पर रख करके जो है काम किया जा रहा था। आपका जो है फंड का सोर्स क्या है फिनटेक ये किसी को नहीं बता रहा था, कोई भी डिटेल जो है एक तरीके से पब्लिक डोमेन में थी ही नहीं। तो आरबीआई ने फाइनली जो लैंडिंग रूल्स निकाले उसके अंदर इनको जो है क्लियर कट जो है फ्रेमवर्क दिया है कि इसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, नहीं तो अपनी दुकान बंद कीजिए। जितनी भी अनरेगुलेटेड आपकी एंटिटीज है आप अपनी दुकान बंद कीजिए, थैंक यू वेरी मच, आप काम नहीं कर सकते इस तरीके से लोन की। फिर दूसरी एक बात ये भी है प्रियंका जी कि अगर हर कोई जो है कोई भी एक जैसे समोसे की दुकान खोलता है ऐसे लोन की दुकान खोल करके बैठ जाएगा तो अल्टीमेटली बैंक्स और एनबीएफसी क्या करेंगे, जिन्होंने इतना बड़ा सेटअप लगाया हुआ है, जिन्होंने जो है आरबीआई से लाइसेंस लिया हुआ है, आरबीआई को फीस दी हुई है, इतने सारे लोगों को एम्प्लॉय किया हुआ है, वो क्या करेंगे। देखिए फ्यूचर जो है वो जो है डिजिटल है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि डिजिटल लैंडिंग का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। 2025 में 350 बिलियन डॉलर से ज्यादा का बिजनेस करने वाले हैं जितने भी ये डिजिटल है, और इनफैक्ट बैंक्स भी जो है डिजिटल होते जा रहे हैं। फिनटेक की वजह से, जो ये इनोवेशन की वजह से एक इतनी तेजी के साथ में आंधी चल रही है कि उस आंधी में हर रोज कोई ना कोई एक नई जो है इनोवेशन आ रही है। बट रेगुलेट होना जरूरी था और बहुत ही सही टाइम पर आरबीआई ने सही कदम उठाया, नहीं तो लोगों को फायदा उठाया जा रहा था, लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा था। लेकिन अमित जी अब जब ये नई गाइडलाइंस आ जाएंगी, अब आपने जैसे कहा कि उसमें उनको बहुत सारी चीज़ों का मानकों का पालन करना होगा, तो कंप्लायंस कॉस्ट इन कंपनियों की बढ़ेगी और साथ में इन्हें शिकायत अधिकारी भी नियुक्त करना है, डेटा को ऑडिट भी करना है, प्रिवेसी का भी ख्याल रखना है। तो इनकी कंप्लायंस अगर बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी, तो फिर जिस आसानी से ये बहुत सस्ते लोन जो बांट रहे थे शायद अब हम उसमें कमी देखेंगे। प्रियंका जी लोन तो इनके सस्ते कभी थे नहीं, लोन तो इनके हमेशा मतलब सुनने में और एडवर्टाइजमेंट में सस्ते लगते थे, पर आपने बिल्कुल सही कहा, सस्ते नहीं थे, बहुत महंगे थे। हाँ, ये मिस सेलिंग हो रही थी एक्चुअली।
और कंटिन्यूअसली जो है मिस सेलिंग हो रही थी। बारिंग कुछ रेप्यूटेड जो है फिनटेक कंपनीज के, ज्यादातर जो है कंपनीज मिस सेलिंग कर रही थी। और जो है कस्टमर के साथ में जो उनका वसूली प्रक्रिया था, रिकवरी का मैकेनिज्म था, वो इतना एग्रेसिव था कि कुछ लोगों को आत्महत्या तक करनी पड़ी। रिकवरी को तो हम छोड़ ही दें, इसके अलावा जो इनका जो है मिस सेलिंग है, ये कुछ भी बता करके आपको लोन बेच देते थे। अब 4% का आपको बता दिया, 4% पे आपको लोन मिल रहा है, ये आपको बताया नहीं कि वो मंथली है या आपका जो है एनुअली है। अगर मैं जो है 4% मंथली के हिसाब से देखता हूं तो 48% का मेरा जो है ब्याज बैठता है। अब ये चीजें इस तरीके से चला रहे थे कि लोग उसमें फंस जाते थे। उसके बाद में कई बार जिसका जितना इंटरेस्ट देना था, जितना पैसा देना था, वो भी जो है ये लोग जो है उसका डबल डबल फिर मांगते रहते थे कि नहीं जी आपका तो अभी भी बचा हुआ है। क्यों? क्योंकि कोई जो है सैंक्शन लेटर नहीं है, कोई आपका जो की फैक्ट स्टेटमेंट था वो नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो अल्टीमेटली इनकी मनमर्जी से काम हो रहे थे। अब इनको रेगुलेट होना पड़ रहा है। आरबीआई ने साफ कह दिया है तो अपनी दुकान बंद कीजिए या जो है आप जो है कंप्लायंस हो जाएंगे। अब आपको जो है आरबीआई के साथ में जो है अगर जो है कुछ भी आपको रजिस्टर होना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट उठानी पड़ेगी आपको ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर करने पड़ेंगे। जैसा आपने कहा ग्रीवेंस का जो है उनको जो है एक नोडल ऑफिसर, मैंने बताया था, नोडल ऑफिसर अगर नियुक्त करना है तो उसके खर्चे होंगे। इसके अलावा जो है इनको डेटा कलेक्शन के तरीके ढूंढने पड़ेंगे। मोबाइल से जो है डेटा चुरा लेते थे और आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट चुरा लेते थे, आपके फोटो उठा लेते थे, आपके जो है डॉक्यूमेंट उठा लेते थे, बैंक स्टेटमेंट, सैलरी, पता नहीं सब कुछ तो इनके कब्जे में आ जाता था। इनफैक्ट कई बार तो मोबाइल ही इनके कब्जे में आ जाता था, ऐसी ऐप इंस्टॉल कर देते थे। आरबीआई से इनको रजिस्टर करना होगा, आरबीआई ही इनका रेगुलेटर होगा या हम एक अलग रेगुलेटर भी देख सकते हैं इनके लिए? प्रियंका जी, इनका आरबीआई ये कह रहा है कि आप एक डिजिटल लैंडिंग के लिए एक सेपरेट रेगुलेटर बना दीजिए जो इनको सुपरवाइज करे, सर्विलांस करे, और उसी के हिसाब से जो है कल को अगर कुछ लाइसेंस वगैरह देने की प्रक्रिया होगी तो वो भी दी जाएगी। देखिए जो सेट ऑफ रूल आया है ये बड़ा ही लिमिटेड सा और बड़ा ही क्लियर कट जो है उन्होंने रूल दिया है, फ्रेमवर्क है बेसिकली। और कुछ इमीडिएट एक्शन है, कुछ जो है इंप्लीमेंट अभी होने हैं। जैसे मैंने बताया लॉ बनाने की बात है तो वो इंप्लीमेंट होना है। एक न्यू आपको जो है नियामक प्राधिकरण बनाना है, अथॉरिटी बनानी है या कोई रेगुलेटर बनाना है तो वो भी जो है आपको जो है बनाना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा, डेलिब्रेशंस होंगी, अभी उसके ऊपर बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन एक और चीज जिस पर इन गाइडलाइन से हम उम्मीद कर रहे थे कि कुछ उन पर भी कड़ाई होगी, वो है साइबर फ्रॉड के मामले। आपको नहीं लगता साइबर फ्रॉड के मामलों को लेकर के आरबीआई को कुछ इसी तरह के एक वर्किंग ग्रुप के साथ कुछ इस तरह के दिशा निर्देश लाने की जरूरत है? क्योंकि जब तक हम साइबर फ्रॉड को एड्रेस नहीं करेंगे तब तक बहुत नुकसान होता रहेगा लोगों का पैसों के मामले में। और हम अगर डिजिटल होने की बात कर रहे हैं और हम साइबर फ्रॉड को नहीं टैकल कर पाए हैं तो। प्रियंका जी, साइबर फ्रॉड की जब मैं बात करता हूँ तो देखिए दोनों चीजें थोड़ी सी हैं तो डिफरेंट, जुड़ी हुई हैं। आरबीआई ने लेकिन साइबर फ्रॉड का इन डिजिटल गाइडलाइंस में ध्यान रखा है, चाहे वो की फैक्ट शीट बनाने की बात हो या नीड बेस्ड डेटा कलेक्शन की बात हो। जैसे कल तक क्या हो रहा था कि जो है डेटा को जो है जिस भी तरीके से चाहे ये लोग यूज कर पा रहे थे फिनटेक कंपनीज, आज की तारीख में सिचुएशन नहीं है। अब आपका जो है जो भी डेटा जो है कंपनी लेगी उसका जो है बाकायदा ऑडिट रखना पड़ेगा, उसका ट्रेल रखना पड़ेगा। लेंडर के अकाउंट से जो है कस्टमर के, बोरोवर के अकाउंट में डायरेक्टली पैसा जाना है। तो ये जितनी भी इस टाइप की गाइडलाइन दी हैं, आप जैसे ऑटोमेटिक इंक्रीज नहीं कर सकते क्रेडिट लिमिट को, आपको जो है डेटा कलेक्शन के लिए एक्सप्लिसिट जो है कस्टमर की जो है परमिशन लेनी पड़ेगी। ये जितनी भी इस टाइप की जो है गाइडलाइंस दी हैं, ये कहीं ना कहीं एक तरीके के साइबर फ्रॉड को, या बल्कि ये कहें कि साइबर फ्रॉड से पहले के उठाए हुए एहतियाती कदम है जिससे कि साइबर फ्रॉड हो ही ना। तो ये बिल्कुल सही तरीके से जो है सही दिशा में जा रहे हैं। अभी हमें डिटेल्ड गाइडलाइन जो है आरबीआई की आनी बाकी है। ये इनिशियल गाइडलाइन है, बहुत ही इनिशियल स्टेज पे डिस्कशन हो रहे हैं। तो इसको एक बार जो है डिटेल्ड गाइडलाइन आएंगी तो मेरे ख्याल से साइबर फ्रॉड के बारे में भी आरबीआई स्पेसिफिकली जो है मेंशन जरूर करेगा। जी, अमित जी को सवाल आए हैं हमारे पास, विपिन सचदेवा का है हैदराबाद से। ये पूछ रहे हैं कि आरबीआई ने फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी पर कोई बात नहीं कही है इस गाइडलाइन में, या कही है? आप लोगों को अगर समझ में आ रही हो तो मुझे समझाइए, क्योंकि बाय नाउ पे लेटर जो इसी मैकेनिज्म पर काम करता है, और वो क्या ऐसे ही चलती रहेंगी या उसमें भी हम बदलाव देखेंगे? एफएलडीजी बेसिकली एक सिक्योरिटाइजेशन प्रोडक्ट है, और इसमें फिनटेक कंपनीज क्या करती हैं, किसी एक कंपनी के साथ में, एनबीएफसी कंपनी के साथ में टाई अप कर देती हैं,
उनको कहती है कि अगर कोई भी कस्टमर डिफॉल्ट करता है तो वे उसके लिए 100% या जो भी उनके साथ बीच में एग्रीड जो है टर्म्स हैं उसके हिसाब से रिस्पॉन्सिबल होगी। अब आरबीआई ने इसके ऊपर बिल्कुल क्लियर कह दिया है कि आपको जो मास्टर सर्कुलर है सिक्योरिटाइजेशन का, ठीक है, उस जो सिक्योरिटाइजेशन ऑफ एसेट्स है उसके हिसाब से आपको जो है फॉलो करना है। और जब हम जो है इस अंदाज में बात करते हैं तो कोई भी एनबीएफसी या इनफैक्ट कोई भी बैंक एफएलडीजी जैसे जो है एग्रीमेंट को साइन नहीं कर सकता है। जो मास्टर डायरेक्शन है सिक्योरिटाइजेशन ऑफ एसेट्स की, उसके हिसाब से तो एक तरीके से एफएलडीजी पे फौरी तौर पर रोकथाम हो गई है। रही बात बाई नाउ पे लेटर की, बाई नाउ पे लेटर के संदर्भ में एक बड़ा जो है जो फिनटेक कंपनीज हैं वो एक तर्क देती हैं। वो ये देती हैं कि जैसे ऑटो कोई खरीद रहा है, आप कार खरीदने गए तो कार खरीदने के लिए आप जो है सीधे जो है कंपनी ने लोन सैंक्शन किया और उसकी पेमेंट डीलर को कर दिया आपके बिहाफ पर। सेम इसी तरीके से बाई नाउ पे लेटर में अगर जो है कोई अमेजन से फ्लिपकार्ट से सामान खरीद रहा है तो जो है ये कंपनी जो भी जिसने भी आपका जो है बाई नाउ पे लेटर अकाउंट बनाया वो डायरेक्टली पेमेंट आपके बिहाफ पर कर देती है अमेजन को या फ्लिपकार्ट को। तो अल्टीमेटली ये सिमिलर चीज है। इसके ऊपर रोक लगाने की बात थोड़ी सी कुछ रोक लगाने संबंधित थी, लेकिन आरबीआई ने फिलहाल इसको कोई बैन नहीं किया है। अभी इसके ऊपर डिटेल्ड डिस्कशन जो है या डिटेल्ड जो गाइडलाइंस है वो आनी बाकी है। अभी फिलहाल यथास्थिति सी बनी रहेगी और ये चलता रहेगा। हाँ, एफएलडीजी के ऊपर भी जो है डिस्कशन और डिटेल्ड गाइडलाइन आने के बाद ही कुछ फाइनल फैसला होगा। चलिए, इसी के साथ अमित जी थैंक यू सो मच, आज आपने वक्त निकाला। मैं एक छोटी सी लाइन और ऐड करूंगा। देखिए, अभी 2-3 चीजें हैं। आरबीआई कल को डिजिटल लैंडिंग के लिए लाइसेंस कौन देगा, और उस लाइसेंस के अंदर में ही ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होंगी कि किस तरीके से एफएलडीजी होगा, बीएनपीएल होगा, पी2पी होगा, जो पीयर टू पीयर लैंडिंग है, और आएंगी आने वाले समय में। और उसके आधार पर इनका जो काम करने का तरीका है, एफएलडीजी हो, बाय नाउ पे लेटर हो या ये एप्स हो, ये सब निर्भर करेगा। पर फिलहाल मुझे लगता है बतौर कंज्यूमर, बतौर यूजर आपको सतर्क और सावधान रहना है जब आप इस तरह के एप्स का या वेबसाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आंखें खुली रखनी है और जहां तक हो सके इनसे दूर रहना है। अमित जी, मैं तो यही सलाह दूंगी, आप मेरे साथ होंगे इस बात पर। मैं आपके साथ हूं और मैं साथ में ये भी कहता हूं कि अगर आप जो है किसी भी प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं तो जो छोटी बारीक टर्म लाइनों में टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं वो भी पढ़िए। शेड्यूल ऑफ चार्जेस हमेशा पढ़िए। और अगर आपको लगता है कि आपको किसी सलाह की जरूरत है तो किसी बैंकिंग एक्सपर्ट की राय भी ले सकते हैं। इसी नोट पर धन्यवाद अमित जी, आज आपने वक्त निकाला। थैंक यू सो मच।